नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत की राजनीति में एक बड़ा नाम कमाया आनंद शर्मा जी ने। हिमाचल से वो गए दिल्ली और दिल्ली में ऐसे फिट हुए, राष्ट्रीय राजनीति में मंत्री भी रहे, प्रखर प्रवक्ता भी हैं वो पार्टी के। विदेश नीति हो, चाहे अर्थनीति हो, चाहे समाज नीति हो, तीनों के ही वो काफ़ी विशेषज्ञ रहे हैं। लेकिन उनको पार्टी ने 27 दिन पहले टिकट दिया कांगड़ा से। कांगड़ा उनके लिए नया था क्योंकि उनका घर शिमला में है, रहते वो दिल्ली में थे। और 27 दिन पहले जब सब लोगों ने कांगड़ा में कोई भी तैयार नहीं हो रहा था चुनाव लड़ने के लिए, ना कोई आंका जा रहा था, तो दिल्ली से एक हैवी वेट नाम के रूप में कि उनका बड़ा नाम है, तो वो कुछ कमाल करेंगे। आनंद शर्मा भी मान गए, उनको भरोसा था कि यहाँ 17 हलकों में से हमारे 11 विधायक तो हैं इस पार्लियामेंट के और ये लोग अगर लीड दे देंगे मैं जीत जाऊँगा। आनंद शर्मा को लगा और उन्होंने गांधी परिवार खड़गे जी की बात को माना और उतर गए। लेकिन कोई भी 11 में से कोई भी विधायक, मंत्री, स्पीकर, सीपीएस, कैबिनेट रैंक उनको लीड नहीं दिला पाया। और सबसे ज़्यादा चारों हलकों में अगर मत प्रतिशतता देखी जाए, हालाँकि 2019 के चुनावों की तुलना में तो बहुत कम आंकड़ा आया है, लेकिन 2.5 लाख मतों से वो हारे हैं। 24.29% का गैप है बीच में। चंद्र कुमार जी, जो कि ओबीसी के एक बड़े नेता हैं, वहाँ से इकलौते मंत्री रहे काफ़ी लंबे समय तक, वो भी अपने हलके में लीड नहीं दे पाए। वहीं पे यादविंदर गोमा लीड नहीं दे पाए। बटियात से स्पीकर वो भी लीड नहीं दे पाए। सीपीएस दोनों लीड नहीं दे पाए। 3 चेयरमैन बनाए थे, वो लीड नहीं दे पाए। 2 कैबिनेट रैंक चेयरमैन लीड नहीं दे पाए। मतलब लगभग 12 लोग जो सरकार में एडजस्ट थे इस कांगड़ा जिला से, वो कोई भी लीड नहीं दे पाया और एक शर्मनाक हार लेके अनंत शर्मा दिल्ली लौटे हैं। और ज़ाहिर है संगठन प्रचार के दौरान उन्होंने संगठन की खामियाँ देखी हैं, उनमें मुख्य खामियाँ ये थी कि विधायकों का रुतबा बरकरार था, मंत्रियों का रुतबा बरकरार था, लेकिन पार्टी के पदाधिकारियों को पूछा नहीं जा रहा था, ना सरकार में उनकी कोई पूछ थी, ना ही संगठन वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस कारण से सक्रिय था। हालाँकि उनके साथ सब लोग चले लेकिन कुछ नहीं कर पाए। भाजपा का संगठन बहुत मजबूत था, विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने भारी मार्जिन से ये सीट जीती है। कोई नामी चेहरा नहीं थे डॉक्टर राजीव भारद्वाज, संगठन के व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने भारी मतों से अनंत शर्मा जैसे व्यक्तित्व को हराया है। अब सवाल उठता है कि बड़े-बड़े दिग्गज यहाँ पे फेल हो गए कहीं न कहीं। अब अनंत शर्मा दिल्ली में जाकर गांधी परिवार को भी, राहुल गांधी, प्रियंका जी को भी और सोनिया जी को भी, खड़गे जी को भी पूरा फीडबैक देने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या हालत है संगठन की और नेताओं की, खासकर कांगड़ा के इन बड़े नेताओं की जो 12 लोग एडजस्ट हैं सरकार में, उनका क्या हाल है और वर्कर का क्या हाल है, पदाधिकारियों का क्या हाल है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं मनमोहन कटोच जी हैं, व वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। उमेश दास जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। पंकज पंडित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित जी देखिए, आनंद शर्मा एक बार उन्होंने 80 के दशक में विधायक का चुनाव शिमला से लड़ा था, हार गए थे। उसके बाद वो नॉमिनेशन की राजनीति में राज्यसभा जाते रहे और दिल्ली में झंडा गाड़ते रहे कहीं न कहीं। इस बार उनका मतलब राजनीति की आखिरी पारी कह लीजिए, आखिरी पारी थी जिसका एंड कांगड़ा में जाके हो गया। क्योंकि कांगड़ा में 2.5 लाख मतों से हार कर वो दिल्ली लौटे। उनको उम्मीद थी इन 11 विधायकों से और जो टोटल 12 लोग सरकार में बड़े ओहदों पे बैठे हैं, बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। क्या कारण रही? उनका देरी से टिकट देना कारण रहा या बाहरी होना कारण रहा, क्या रहा ये? देखिए पथरिया, सबसे पहली बात तो मैं कहूं कि पूरे प्रदेश में ही, ना केवल कांगड़ा में, सरकार सीरियस ही नहीं थी। सरकार का मुख्य जी, फोकस जो था वो उपचुनाव पे था और सरकार बचाने में था। ना केवल कांगड़ा बल्कि पूरे प्रदेश में कहीं भी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को उतना सीरियसनेस से लिया ही नहीं। मुख्यमंत्री जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 119 जनसभाएं की है पूरे उसमें, लेकिन वो उनमें उनमें जो है वो 78% जनसभाएं जो है वो उपचुनाव वाले क्षेत्रों में है और वोट वहां पे उन्होंने उपचुनाव के लिए कैंडिडेट्स के लिए मांगी वहां पे। पहली बात तो बाकी जहां तक कांगड़ा की बात है, कांगड़ा में जो
सबसे पहले माहौल ही ऐसा नेगेटिव बना दिया, कोई लड़ने को तैयार ही नहीं था कांग्रेस की ओर से। जिसका नाम चलता था वही पीछे हट जाता था। तो एक नेगेटिविटी जो थी वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में और यहां तक कि मास में भी जा रही थी कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का आदमी कोई भी मेंटली प्रिपेयर नहीं है, और ना ही सरकार ने किसी को तैयार किया था। आखिरी मौके पे आनंद शर्मा जी को लाया गया, लेकिन आपको जिस तरह पता है कि क्षेत्रवाद और ये जो बाहरी वाला मुद्दा है, इसका सामना सबसे पहले आनंद शर्मा जी को करना पड़ा। और दुख की बात यह है, आनंद शर्मा बहुत बड़ा चेहरा है, ना ही तो उन्हें सरकार ने सीरियस लिया, ना ही पार्टी ने सीरियस लिया, और ना ही कांगड़ा चंबा की जनता ने सीरियस लिया। उसी का कारण है कि आज सबसे बड़ी हार जो है आनंद शर्मा के खाते में रही है। हालांकि भाजपा भी बहुत ज्यादा खुश ना हो, भाजपा ने 2.5 लाख वोट गवाए हैं, पिछली बार 5 लाख से जीत थी, और 2.5 लाख वोट गवा के भी भाजपा जश्न मना रही है, वो भाजपा का अलग मुद्दा है। लेकिन मैं एक बात साफ कह दूं कि प्रदेश में सीरियसनेस से ये लोकसभा चुनाव लड़ाई नहीं गया, पूरा सरकार का दबाव जो था वो बाई इलेक्शन पे था कि हमें सरकार नहीं, बचानी है। इन 6 बिल्कुल नहीं, सीटों बाई पे जो था इलेक्शन, पूरी लेकिन सरकार का लेकिन फोकस था, और यही सबसे बड़ा कारण जो है वो हारने का रहा। अब बात करता हूं, प्रभारी चंद्र कुमार जी थे, लेकिन चंद्र कुमार जी जी, अपने क्षेत्र तक किसी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वो लीड नहीं दिलवा पाए। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो लीड है वो आई है कांगड़ा से। कांगड़ा में जायज बात है, कांगड़ा में संगठन और ना ही कोई बड़ा नेता है कांगड़ा में जो संभालता, लेकिन नंबर 2 पे शाहपुर है। केवल जी, सिंह पठानिया ने मेहनत की थी, और आनंद शर्मा के सबसे नजदीक 2 लोग रहे हैं, केवल सिंह पठानिया जी और हमारे विधानसभा अध्यक्ष। लेकिन जब हम लीड देखें तो दोनों जगह से बहुत ज्यादा लीड है। चंद्र कुमार जी लीड, सबसे कम लीड अगर कहीं है पूरे प्रदेश में वो सिर्फ नगरोटा बगवा में है। नगरोटा बगवा में जो है वोट बराबर ही पड़ा है, पिछली बार भी 64,000 पड़ा था, इस बार भी 64,000 पड़ा, लेकिन वहां 8,000 की लीड है, और वो भी पहली बार बने हुए विधायक है। जबकि बड़े चेहरे जो हैं, हालांकि मेहनत भवानी पठानिया ने और चंद्र कुमार ने अपने क्षेत्र में काफी जनसभाएं करवाई आनंद शर्मा की, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो जमीनी हकीकत है भाजपा उसको अच्छी तरह भांप चुकी थी। जो एक मोदी के नाम की जो वेव थी वो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में थी। वाह! मनमोहन जी, ये चुनाव कहीं न कहीं पंकज जी ने एक बड़ी बात कही कि उपचुनावों पे ज़्यादा जोर था, फ़ोकस था, कहीं न कहीं टिकट देरी से दिया गया, नेता तैयार नहीं किया गया, इस बार फिर से प्रयोग कर लिया गया। पहले प्रयोग पवन काजल जी के रूप में रहा, बार-बार प्रयोग होते रह रहे हैं इस हलके में और हमीरपुर हलके में, दोनों में। तो यही कारण है कि 11 विधायक भी और 12 जो सरकार में बैठे लोग हैं, इनमें से भी हैं और बाकी कैबिनेट रैंक में हैं, बड़े-बड़े मंत्री हैं, अपने हलकों में जो लगभग 14-15 माह पहले जो चुनाव होता है, उसमें वो लीड लेके जीतते हैं। लेकिन इस बार उनकी इतनी ज़्यादा लीड चली जाती है, जबकि इन चीज़ों पे कहीं न कहीं आनंद शर्मा जी को भी भरोसा था कि यार 11 लोग हैं, कुछ ना कुछ लीड तो देंगे। देखिए, बड़ी क्यों? स्पष्ट बात कहना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान हो या हिमाचल प्रदेश की बात हो, आनंद शर्मा एक बड़ा चेहरा है और पूरे विश्व में उनको लोग जानते हैं, उनको मानते हैं और उनकी नीतियों ने हिंदुस्तान को चलाने का काम किया है। लेकिन प्रदेश में आके जो चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात थी, उनको एक तो थोड़ा लेट उतारा गया, ये एक बड़ा कारण हो सकता है और दूसरा वो हर आदमी तक पहुँच नहीं पाए और जहाँ-जहाँ आनंद शर्मा जी का विज़न पहुँचा, वहाँ-वहाँ आनंद शर्मा जी को सुनने के लिए बहुत भीड़ उमड़ी और आनंद शर्मा जी को वोटों में भी वो भीड़ तब्दील हुई। लेकिन मेरा मानना है कि जब-जब आपका कार्यकर्ता अच्छी तरह से तैयार नहीं होगा, जब तक सेना तैयार नहीं होगी, सेना लड़ेगी नहीं, तब तक हार का मुँह देखना पड़ता है और हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक ट्रेंड चल पड़ा था कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं न कहीं पिछला सो जाता था, काम नहीं करता था। इस बार भी मैं बड़ी बेबाकी से कहना चाहूँगा कि 11 विधायक हैं, सरकार हमारी है और सरकार होते हुए हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो पूरे दम से मेरा मानना है कि चुनाव में नहीं उतरे और जो हमारे इतने सीनियर आदमी को, इतने बड़े आदमी को, बड़ी सोच रखने वाले आदमी को जब चुनाव में उतारा गया, तो उनको थोड़ा समय दिया जाना चाहिए था और उनको थोड़ा पहले यहाँ उतारा जाना चाहिए था
और मेरा मानना है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। पार्टी को आत्ममंथन चिंतन करने की जरूरत है, पार्टी को बैठने की जरूरत है। पूरे हिंदुस्तान में हमारा नेता संघर्ष कर रहा है और उस संघर्ष का परिणाम भी हमें देखने को मिला है। अगर हम लोग उसका साथ नहीं देंगे, हम लोग उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष में नहीं उतरेंगे, तो बड़ी बेईमानी उनके साथ होगी, नेतृत्व के साथ बेईमानी होगी, हमारे हाईकमान के साथ एक बड़ा दुखद संदेश के माध्यम से जाएगा कि कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा। कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है और आत्ममंथन चिंतन की जरूरत है। और एक बात मैं और आपके समक्ष कहना चाहूंगा कि भाजपा के लोग खुश ना हो। भाजपा के लोगों ने जो पिछला चुनाव था उसमें जो ट्रेंड यहाँ पर चला था हिमाचल प्रदेश में और खासतौर पर कांगड़ा में, उन्होंने जो 5 लाख से बड़ी जीत दर्ज की थी, अब वो जीत उल्टा उनका जो दौर है, टाइम उल्टी घड़ी होना शुरू हो गई है और पूरे हिंदुस्तान में जो उनका बुरा समय अब शुरू हुआ है, वो निश्चित तौर पे आने वाले समय में उनको और बुरे दौर से उनको गुजरने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन मनमोहन जी, आपके दिक्कत ये है कि कांगड़ा को सशक्त किया गया, दूसरी तरफ देखिए मंडी से ना कोई विधायक, ना कोई चेयरमैन, ना कोई कैबिनेट रैंक, ना कोई एक सुंदर ठाकुर सीपीएस, और किन्नौर से एक मंत्री, और वहां पे मुकाबला कड़ा हुआ। लगभग 73-74 हजार वोटों से वहां पे हार हुई, लगभग क्लोज ही रहा एक तरह से देखा जाए। जो पिछली हारें थी 4.25 लाख की हार थी वो भी। तो मंडी में कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया गया, कहीं ना कहीं खड़ा कर दिया गया। लेकिन वहां कांगड़ा जैसे में, जिसमें 12 लोगों के पास गाड़ी घोड़ा सब कुछ सरकार ने दिया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। ये ठीक बात है पंकज पंडित जी की कि ओबीसी गढ़ में रहने वाले अपने आरएस बाली ने कहीं ना कहीं लीड को रोकने की कोशिश की गई है। हालांकि वो धर्मशाला के प्रभारी भी थे, उन्होंने लीड को रोकने की कोशिश तो की है। पहली बार के बने वो विधायक हैं और कैबिनेट रैंक उनको दिया गया, लेकिन उन्होंने कुछ परफॉर्म तो किया है बाकियों की तुलना में। मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक आरएस बाली का संबंध है, नगरोटा भगमा की धरती से उमेश भाई भी आते हैं, उनके बगल में ये रहते हैं। आरएस बाली हो या उनके पिताजी का एक बड़ा नाम वहां पर रहा है और लोग उनके साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। वो पार्टी विशेष से नहीं चलते, बाली परिवार के साथ वहां चलते हैं। ये कारण रहा है कि बाली परिवार ने वहां लीड रोकने का काम किया है आरएस बाली ने। और जहां तक आप मंडी की बात कर रहे हैं कि अब विक्रमादित्य सिंह ने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा, जो पूरा चुनाव कैंपेन था विक्रमादित्य सिंह ने, मेरा मानना है कि बड़े दम से संभाला, बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। लेकिन आप वहां ये भूल रहे हैं कि वहां पूर्व मुख्यमंत्री भी बैठे थे, वहां पूर्व मुख्यमंत्री का अपना गढ़ था, अपना जिला था और भाजपा को वहां 10 में से 9 सीटें मंडी में लोगों ने वहां जितवाने का काम किया। वहां सुखराम परिवार का एक अपना जो प्रभाव था वो भी रहा और खासतौर पे हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनको मैं फिर कह रहा हूं कि उनका जो जोश था वो जोश शायद अगर बाहर निकला और जोश के साथ उन्होंने काम किया तो विक्रमादित्य सिंह के कारण किया होगा। ये एक बार बार मैं बात कह रहा हूँ, कांगड़ा की बात अगर आप कर रहे हैं कि 12 लोग, तो 12 लोगों की कहीं ना कहीं जिम्मेवारियां तय होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ और मैं पार्टी प्रेसिडेंट पर भी कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को आगे किया जाता है, नेतृत्व दिया जाता है, अगर कोई विधायक बनता है, कोई मंत्री बनता है, तो सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं के दम पे बनता है। और कार्यकर्ता नहीं होंगे तो शायद चुनाव को जीत नहीं पाएगा, कोई मंत्री नहीं बन पाएगा, कोई विधायक नहीं बन पाएगा। तो उनका जोश जगाना जरूरी है। लंबी लड़ाई अभी हमने लड़नी है, लंबा संघर्ष है, पार्टी के लिए आगे बड़ी मुश्किलातों भरा सफर है। पूरे हिंदुस्तान में हम लोग, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारा नेता अकेला संघर्ष में अकेला ना पड़ जाए, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की जरूरत। जी पंडित जी, आप बीच में कनेक्शन टूट गया था, मैं ये कह रहा हूँ सर, ये सबसे बड़ी बात, मंडी और कांगड़ा की तुलना नहीं की जा सकती। मंडी में कांग्रेस सीट बचा रही थी, कांग्रेस पावर में थी, वहां पे सांसद प्रतिभा सिंह थी, वहां की स्थितियां अलग थी। वहां पे आप सीट हारे हैं, एक सीट तो थी आपके पास सिर्फ, जो भाई इलेक्शन में आई थी। तो और दूसरा, कांगड़ा में अकेले आनंद शर्मा नहीं हारे हैं, वहां पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो सबसे बड़ी चुनौती सुधीर को दी थी, वहां पे सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आ रहे हैं। आप देखिए
वहां पे आनंद शर्मा के साथ साथ बोनस के रूप में सुधीर शर्मा की जीत भी तो है भाजपा के खाते में। तो कांगड़ा में तो एक बिल्कुल कांगड़ा कमजोर हुआ है, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से कांगड़ा कमजोर हुआ है। और अगली सरकार बनाने में कहीं ना कहीं कांगड़ा भाजपा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है कि अगले विधानसभा चुनावों में वैसे भी होता है, हर बार उल्टा होता है और इस बार भी करेगा। चलिए उमेश जी जुड़े हमारे साथ। उमेश जी, चुनाव लड़ा गया, ठीक है, इनका कहना है कि पंकज जी का कि ये सिर्फ उपचुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उपचुनाव भी क्या लड़ रहे थे? धर्मशाला का आपने देखा होगा 5611 वोटों से जीत जाते हैं सुधीर शर्मा, जो बिल्कुल टारगेट पे रहते हैं। वहीं पे आपके कार्यकर्ता की मेहनत जो है वो दिखी है, क्योंकि बड़ा एक प्रचार भी हुआ कि नहीं, बहुत बड़ा चेहरा उतारा गया है और ये कहीं ना कहीं इस चुनाव को बहुत ज्यादा क्लोज ला देगा, लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज नहीं ला पाया, थोड़ा बहुत क्लोज ला पाया पिछले 2019 के चुनाव की तुलना में। आपका कार्यकर्ता बिल्कुल सजगता से काम करता रहा, आपका नेतृत्व भी करता रहा। यहाँ सरकार में रहते हुए भी इन्होंने जिन हलकों से कुछ हजारों से ये जीते थे, वहां 20-20, 22-22, 24,000, 14,000, 17,000 डाउन हो गए ये लोग। जी उमेश सर, आपके इस चर्चा के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फिर से विश्वास जताया। 2014 में भी 4 सीटें दिलाई थी, 2019 में भी 4 सीटें दिलाई थी और इस बार भी 4 सीटें दिलवाई हैं। और विशेष रूप से कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की जनता का मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय सुधीर शर्मा जी को भी अच्छे मार्जिन से जिताने में जनता ने रुचि दिखाई है और जनता भारतीय जनता पार्टी को मान रही है। डॉक्टर साहब, इसमें हमें लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में जाना पड़ेगा। अब विधानसभा चुनाव में भी अगर नगरोटा बगवा को छोड़ दें तो लोकसभा क्षेत्र में ही बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी नहीं जीती है। हालांकि नंबर गेम में वो 10 लोग जीते हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रही थी और कांग्रेस पिछले 15 महीने से जिस तरह से बैकफुट पर थी और जिन गारंटीज को लेकर आई थी, उन गारंटीज का पूरा ना होना, मुख्यमंत्री जी का जनप्रतिनिधियों के साथ जो व्यवहार था, 6 और 3, 9 लोग विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के साथ जो व्यवहार था, वो सारी चीजें जो हैं और इंटरनल फाइट जो कांग्रेस की थी, जो सरेआम आई और लोग जिस तरह से अंतरात्मा की आवाज सुनकर मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए वहां से छोड़कर आए, तो कुल मिला के कांग्रेस के अंदर बहुत चीजें अच्छी नहीं हैं। और मित्र मनमोहन जी की बातचीत से भी लग रहा है कि कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के जो पिछले 10 सालों के काम थे और साथ में प्रदेश सरकार की जो 15 महीने की असफलता थी और जो कांग्रेस की इनफाइटिंग थी और साथ में डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी का जो ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड था, जिससे कार्यकर्ता तन मन धन से उनके साथ लग गया, और जो लीडरशिप डॉक्टर राजीव बिंदल जी और जयराम ठाकुर जी और बाकी लोगों ने जिस तरह से इस चुनाव को मैनेज किया, विशेष रूप से आदरणीय विपिन सिंह परमार जी ने जिस तरह से इस सारे चुनाव को मैनेज करवाया, तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता के लिए लगा, नीचे तक गया। और जो योजनाएं कांगड़ा जिला में चल रही हैं, जो चंबा जिला में चल रही हैं, जिस तरह से चंबा का विकास पिछले 10 सालों में हुआ है, जिस तरह से कांगड़ा में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, चाहे वो अलग अलग फैसिलिटीज का विकास हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे को 24% ज्यादा वोट मिले हैं। पिछली बार हम 30-32% वोट ज्यादा लिए थे। पोलिंग के हिसाब से भी हम उसको देख सकते हैं, वो बहुत सी चीजें आप उसमें निकाल सकते हैं, लेकिन कुल मिला के ये सभी कारण थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का काम, उनका नाम, डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी का ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड, हमारे नेताओं डॉक्टर राजीव बिंदल और जयराम ठाकुर जी और बाकी नेताओं की जो योजनाएं थी और कार्यकर्ताओं की जो कमिटमेंट थी, उसके कारण हमें ये मैंडेट मिला है। स्वाभाविक रूप से जिम्मेवारियां भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हैं और आगे आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जो भी होता है, जैसा भी पॉलिटिकल सिनेरियो बनता है, तो भारतीय जनता पार्टी सजगता से उसको डील करेगी और हमेशा तैयार रहेगी और इन सब विषयों को
केंद्र सरकार के समक्ष जो है वो डॉक्टर राजीव भारद्वाज जो हैं वो कांगड़ा चंबा के विषयों को उठाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। उनका एक्सपीरियंस जो है, उसका काम जो है वो जनता, कांगड़ा की जनता और चंबा की जनता उसका लाभ उठाएगी, ऐसा मेरा मानना है इस समय पे। जी, जी, पंकज जी, कहीं न कहीं एक जिक्र था, अंदरूनी लड़ाई भी थी। कांगड़ा के नेताओं के बीच में भी कौन बड़ा, कौन छोटा एक चल रहा था। इन सब जो सरकार के अंदर भी हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे चेयरमैन लोग हैं, एक कशमकश भी चलती रही। और यही कारण रहा कि टिकट के लिए सोचा गया कि आनंद जी को लड़ाएँगे तो सब एकजुट होकर इतनी मेहनत करेंगे कि वो आनंद जी को लोकसभा पहुँचा देंगे। एक सोच ये भी हाईकमान की कहीं न कहीं थी, मुख्यमंत्री की भी थी। लेकिन विफलता आपके सामने दिख गई, क्योंकि मुद्दे उठाने में उन्होंने, ठीक है, अग्निवीर का मुद्दा उठाया, डेवलपमेंट के मुद्दे कहीं न कहीं उन्होंने बात की, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दों को भी वो भूल गए। और जो आरक्षण और इस तरह की बातें, संविधान की बातें जो कर रही थी कांग्रेस, सॉरी, और उसको बाकी राज्यों में लाभ भी मिला है। हिमाचल में वो बातें बाकी लोकसभा क्षेत्रों में भी गौण थी, इधर भी गौण थी कहीं न कहीं। देखिए पथरिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है और आनंद जी के बाद बहुत कम समय था, और कांग्रेस ने जिस तरह का माहौल नकारात्मक बना दिया था, उसका नुकसान तो उन्हें होना ही होना था। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि मनमोहन जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को समीक्षा करनी चाहिए। समीक्षा करेगा तो चीफ मिनिस्टर अपने आप डाउन है 3000। अगर मैं दूसरी बात करूं, प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी, उनके बेटे जहां के प्रतिनिधित्व करते हैं वहां से आप डाउन है, ग्रामीण से 6000। कौन करेगा समीक्षा, बताइए आप। जो जिन्होंने क्वेश्चन पेपर चेक करना है वही अपने आप फेल है, दोनों लोग जो है, सुखविंदर सिंह सुक्खू और विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह, जहां से रूरल से वो लड़ते हैं, दोनों जगह से लीड है भाजपा को। तो अब मुझे बताइए कि इस मामले में जवाबदेही कौन लेगा? जवाबदेही तो वही ले पाएगा ना, अगर मान लीजिए सुखविंदर सिंह सुक्खू की परफॉर्मेंस बेहतर होती, या मान लीजिए प्रतिभा सिंह जी ने उस क्षेत्र से बेहतर होते। इनका एक कैंडिडेट तो अपने विधानसभा क्षेत्र से ही पीछे रह गया, सुल्तानपुरी जी। तो समीक्षा की जरूरत तो मुझे लगता है कि समीक्षा नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा एक इनको आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि अल्टीमेटली इनको ट्यूशन की भी जरूरत है कहीं ना कहीं। संगठन जिस तरीके से इनका राम भरोसे चल रहा है, ट्यूशन की जरूरत है, और इनको कुछ संगठन के कार्यकर्ता भाजपा से ले लेनी चाहिए ट्यूशन के लिए, ऐसा लग रहा है। 15 माह में आपने ऐसा क्या कर दिया कि जनता ने आपको बुरी तरह से नकार दिया आपको। आप धर्मशाला में देखिए, धर्मशाला में 15,000 की लीड है। हालांकि भाजपा कैंडिडेट को हम जो मोदी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं ना, एक जगह के देख लीजिए आप, धर्मशाला में फूल पर सुधीर शर्मा भी थे, फूल पर मोदी भी थे। 5611 और 13,251 लोकसभा में पड़ गए, 10,000 लोग। ये भाजपा को भी आईना देखना पड़ेगा कि आप क्या प्रदेश का संगठन को बहुत बड़ा तुक्का नहीं मारा है उन्होंने। 4 उपचुनाव आप हारे हैं, लेकिन मोदी का नाम जो था उसका एक फैक्टर धर्मशाला मोदी जी के नाम पे कहीं ना कहीं था। सुजानपुर देख लीजिए आप, सुजानपुर देख लीजिए आप, कुछ लेट मोदी के नाम का जो 10,000 प्लस वोट हर कंस्टिट्यूंसी में जो था, वही है जो आज यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो भाजपा की तरफ भी कोई इतना ज्यादा प्यार जनता ने नहीं दिखाया है। इन लोगों ने हालांकि सरकार को बदनाम किया लगातार 15 महीने से कि गिर जाएगी, 4 तारीख को 2 सरकारें बनेगी। हालात क्या हुआ? आपने संगठन के लोगों को बुला करके 4 लोग बुला करके सुक्खू को और मजबूत कर दिया इन लोगों ने। सुक्खू जो अपनी विधानसभा क्षेत्र में पीछे रहे हैं, लेकिन 4 सीटें जीतकर अब वो दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार तो मजबूत है। तो कुल मिलाकर के जनता ने, बहुत बढ़िया तरीका है जनता का। जनता ने, देखो, कांग्रेस अपने प्लान पे जनता को चलाना चाहती थी कि हम बाई इलेक्शन जीत करके जो है वो सत्ता में आएंगे। वो मोदी के सहारे अपने विधायकों को जिताना चाह रहे थे, जबकि कांग्रेस रो रही थी कि हमारे साथ धोखा हो गया, ऑपरेशन लोटस हो गया। विक्टिम कार्ड सुक्खू जी के रोने के साथ जनता चलेगी कि यार धोखा हो गया, यहाँ तो भाजपा ने धन बल से सुक्खू जैसे गरीब आदमी की सरकार गिरा दी, इस चक्कर में हम लोकसभा भी ले जाएंगे। जनता ने मोदी का साथ भी दिया और सुक्खू का हाथ भी मजबूत किया। तो ये मुझे लगता है इन चुनावों में ना कांग्रेस जीती है ना भाजपा, जनता ही जीती है। लेकिन पंकज जी देखिए, यहाँ पे इस सरकार में एक नया ट्रेंड है। जबकि वीरभद्र सिंह आज तक कांग्रेस की तरफ से रहे, वो पदाधिकारियों के भी काम करते थे, कार्यकर्ता अगर डायरेक्ट भी कोई एप्लीकेशन लेके आ जाता था, काम हो जाता था।
इस सरकार में, पिछली जयराम जी की सरकार में भी देखने को मिला है कि नए बैरिकेड्स खड़े किए गए हैं कि विधायक के जरिए आइए या जो पार्टी प्रत्याशी हारा है उसके जरिए आइए, तभी आपके काम होंगे। ये भी एक कांगड़ा में भी एक बड़ा वो, क्योंकि कोई एप्लीकेशन कोई भी एंटरटेन नहीं की जाती थी, ले ली जाती थी लेकिन डस्टबिन में फेंक दी जाती थी। ये चीजें भी कार्यकर्ता को और पदाधिकारी को कमजोर तो किया है, जिसका असर दिख रहा है। देखिए पथरिया, जब भी सत्ता परिवर्तन होता है, वो चाहे धूमल का दौर हो, वो चाहे जयराम का दौर हो, चाहे सुखविंदर सिंह हो, तो सत्ता की धुरी बदलती है। सत्ता में नए चेहरे आते हैं और अपने अपने लोगों को तरजीह दी जाती है। जैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने लोगों को ही ज्यादा चेहरों को जो है तवज्जो देकर के चुनावों में लड़ाया, और 3 जगह भी वो अपने आदमियों को प्लान कर रहे हैं। जयराम के सरकार में भी वही हुआ, अपने लोगों को मजबूत करने का प्रयास किया गया। जब भी सत्ता में सरकार होती है तो हमेशा से संगठन जो है वो हाशिए पे ही रहता है। अध्यक्ष जो होता है वो उसका विशेष रोल नहीं रह जाता, मुख्यमंत्री बड़ा चेहरा बन जाता है, वो चाहे कोई भी सरकार हो। अब यहाँ भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, वीरभद्र के 5 दशक के बाद अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ में कमान आई है, तो नए चेहरे, सत्ता का नया ध्रुवीकरण हो रहा है, जैसा हमने पिछली बार जयराम ठाकुर की सरकार में देखा। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है हर जगह की, ये ऐसा आपको देखने को मिलेगा, और उसका खमियाजा भी कहीं ना कहीं जो है वो उठाना पड़ा है। हम धर्मशाला की बात करें, धर्मशाला एक तो टिकट लेट दिया गया, आपने जग्गी को देना था पहले दे देते, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लोगों को टिकट देने का खमियाजा ये है कि 2 सीटें जो हारी है कांग्रेस ने, दोनों सुखविंदर सिंह सुक्खू के सबसे नजदीकी आदमी। बिल्कुल उमेश जी, देखिए धर्मशाला का परिणाम जो रहा, 5611 वोटों से जीते सुधीर शर्मा, वहीं पे 13,251 की लीड गई डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को। ट्रेंड देखिए अलग लग गया, और बाकी हलकों में भी है। तो मोदी जी के नाम पे मोहर लगी, लेकिन कहीं ना कहीं लोग तैयार नहीं थे कि आपको विधानसभा में आपको मैंडेट देते, आपकी प्रदेश की लीडरशिप के प्रति कोई आकर्षण ज्यादा दिखा नहीं है इन 6 उपचुनाव। जी उमेश जी। नहीं, आप धर्मशाला के विषय में के बारे में बात कर रहे हैं, और वहां आप कह रहे हैं कि 5610 वोटों से सुधीर जी जीते हैं और नरेंद्र मोदी जी के नाम पे 13,000 वोट पड़े हैं। तो उसमें स्वाभाविक रूप से है ट्रायंगुलर फाइट में जो और भी कैंडिडेट्स होते हैं, जिनका एक वोट अपने कैंडिडेट को जाएगा, तो वो सोचते हैं कि दूसरा वोट कहाँ जाए। तो स्वाभाविक रूप से दूसरे वोट के बारे में उन्होंने सोचा होगा, तो उसके कारण नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो प्रेम लोगों का है वो विषय सामने आया होगा। तो मैं मानता हूं कि उस तरह से वो वोट पोल हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन इसको हम अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो सरकार ने अपनी पावर्स का मिसयूज किया है। सरकार ने अपनी मिशनरी का पूरा उपयोग किया, दुरुपयोग किया, और धर्मशाला में भी दुरुपयोग करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समक्ष और सुधीर शर्मा की जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ाव हुआ है, और उसके बाद जो उनकी पर्सनैलिटी है, उसके कारण वो वहां पर कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। लेकिन सरकार ने अपना पूरे तंत्रों का उपयोग जो है वो विधानसभा के चुनावों को मैनिपुलेट करने के लिए, या उस पर इन्फ्लुएंस करने के लिए, या उस पर दबाव बनाने के लिए किया है, और उस दबाव का उनको लाभ भी मिला है। मैं ये मानता हूं कि 2 सीटें हम लोग जीते हैं। मुख्यमंत्री के गृह जिले में हम चुनाव जीत गए, मुख्यमंत्री अपने इससे चुनाव पीछे पिछड़ गए। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और लीडर्स ने बहुत प्रखरता से चुनाव लड़ा, और उसका रिजल्ट जो है वो लोकसभा चुनाव में भी मिला, और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी हमें मिला है। लेकिन सरकार का जो दबाव था, उसके कारण जो वोट इन्फ्लुएंस हुआ है, उसका वो सबके सामने है, जगजाहिर है। 200-250 लोगों की परेड जो है वो सुधीर शर्मा के घर के बाहर की गई। तो ऐसा सभी जगह दबाव बनाया गया, ऐसा सभी जगह दबाव बनाया गया। लाहौल स्पीति में दबाव बनाया गया, लाहौल स्पीति में दबाव बनाया गया, सुजानपुर में दबाव बनाया गया। बड़सर में यही चीजें जो सरकार द्वारा की गई हैं, बड़सर में भी अगर 55 लाख सीज हुए, इस तरह के नारे नहीं लगते तो एक सिंपैथी गेन नहीं होती इंद्रदत्त लखनपाल जी के प्रति।
धर्मशाला में भी दबाव में न रखते, टारगेट पे न रखते सुधीर शर्मा को और टाइमली टिकट देते तो परिस्थितियां कुछ और होती। और ये तो कहीं न कहीं सरकार की खामी है। ये माना जा रहा है, जनता भी मान रही है, विश्लेषक भी मान रहे हैं। अब इनके पास जाऊँगा मैं, कटोच जी के पास। कटोच जी, आपको लगता है कि पिछले विधानसभा चुनाव और अब के लोकसभा चुनाव 2.5% के करीब गेन कर गई है भाजपा, क्योंकि बड़ा क्लोज मार्जिन था, 1% से हार जीत हुई थी, अब 2.5% वो प्लस कर गई है। अब आने वाले टाइम में अगर आपका संगठन नहीं जागा, सरकार नहीं जागी, जाहिर है सरकार जागेगी तो संगठन भी जागेगा। और जो निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं, हालांकि प्रतिभा सिंह जी चुनावों से पहले कहती रही कि इनको बदला जाएगा, लेकिन बदला कोई नहीं गया था। वही पद लेके कई लोग बैठे हैं, काम नहीं करते हैं। क्या ऐसा कुछ होगा कि अगली बार कोई आनंद शर्मा किसी को ना बनाया जाए? देखिए, आपने जो कहा कि 2.5% का जो बढ़ोतरी हुई है भाजपा के पक्ष में, ये एक कारण तो राम मंदिर भी रहा इसमें, और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के लोग हों, यहाँ जो भाजपा के साथ ही मोदी के नाम के ऊपर भी एक वोट पड़ना स्वाभाविक तौर पे मैं कहूंगा एक कारण रहा। और पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से मोदी को एक बड़ा चेहरा बने हैं, हिमाचल के लोग भी उनसे प्रभावित हैं कहीं ना कहीं, और उनके नाम पे एक वोट पड़ा है। आपने कहा हिमाचल प्रदेश में, पंकज भाई ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। मेरा मानना है कि 4 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को जिता के जनता ने साबित किया है कि जनता ने इनको नहीं नकारा है। जहां तक आपने कहा, मैं आपसे सहमत हूं, दोनों सीटों पे अगर हम लेट लतीफी ना करते तो शायद वहां फैसला कुछ और होता। धर्मशाला की मैं बात कहना चाहूंगा, जरूर बात कहना चाहूंगा। उमेश भाई ने कहा कि 5800-5700 वोटों से अगर सुधीर शर्मा जी जीते हैं और 13,000 की लीड दूसरी तरफ भाजपा के लोकसभा के प्रत्याशी को है, तो सुधीर शर्मा को सोचना चाहिए कि क्या भाजपा ने एक्सेप्ट किया है उनको, क्या भाजपा ने उनको अपना माना है, भाजपा के लोगों ने उनको अपना माना है। सुधीर शर्मा निश्चित तौर पे जीते हैं। उनकी जीत के पीछे का कारण मेरा मानना है लेट लतीफी कांग्रेस की रही, और कांग्रेस शायद उस तरह से चुनाव नहीं लड़ पाई जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए था। और सुधीर शर्मा को जो बार बार आपने जो कहा, आप किसी को भी टारगेट करें, आपने राहुल गांधी को पूरे हिंदुस्तान में भाजपा के लोगों ने टारगेट किया, तो आज राहुल गांधी फिर से नेता के रूप में उभर के हिंदुस्तान में सामने आए हैं। उसी तरह से सुधीर शर्मा जी को भी टारगेट बार बार किया गया। मेरा मानना है वो जो उनको बार बार उनको बड़ा हीरो बनाने की जो कोशिश रही जनता में, वो बड़ा हीरो वो बन गए हीरो, बनने की वो और बन आगे गए हीरो। बढ़े, और उनको उसका फायदा भी रहा। आप आज के समय में नेगेटिव भी अगर ज्यादा किसी के खिलाफ बोलते हैं तो भी मुश्किल हो जाता है। यही कारण रहा 2003 में जब शाइनिंग इंडिया था तो सोनिया जी के खिलाफ भाजपा के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, और 2003 में यूपीए सरकार बनने का काम हिंदुस्तान में हुआ। आप किसी के खिलाफ ज्यादा बोलोगे तो वो भी एक मुश्किल भरा काम हो जाएगा, उसको उसका फायदा मिलता है क्योंकि सिंपैथी बन जाती है। और यहाँ तक मैं ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश का कार्यकर्ता कभी भी निष्क्रिय नहीं रहा, वो बेचारा अपनी तरफ से लगा रहा कांग्रेस के लिए और हमेशा लगा रहेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को ये सोचना होगा कि उनका हाथ थामना पड़ेगा, उनकी पीठ पे हाथ रखना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को जोश दिलाना पड़ेगा। जो जोश कहीं ना कहीं ठंडा रहता है, कहीं ना कहीं कोई आदमी निष्क्रिय अगर बैठा है तो उसको और सक्रिय करने के लिए उसकी पीठ पे हाथ रखना जरूरी है। ये कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, पूरे अगर आप इतिहास को आप देख लें, हिंदुस्तान के इतिहास को, तो जब भी कोई नायक अपनी सेना को अपने साथ लेके चलता है और जोशीली सेना लेके चलता है तो वो उस देश पे राज करता रहा है। और आगे भी वही नायक राज करेगा जो अपनी सेना को मजबूती के साथ खड़ा रखने में कामयाब हो पाए। जी, चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि आनंद शर्मा जी ने चुनाव लड़ा, लेकिन एक करारी हार के साथ वो दिल्ली लौटे हैं और बड़े नेता हैं, और जाहिर है यहाँ की कमियां, यहाँ के कार्यकर्ताओं का जो दुख था, जो उन्होंने सुना, जो उनके शिकवे थे, वो अब दिल्ली हाईकमान के समक्ष रखेंगे और हिमाचल का सूरत हाल बयां करेंगे वहां पे। और उसके बाद अगर हाईकमान कुछ करता है तो ठीक है, लेकिन जैसा कि पंकज जी ने कहा, समीक्षा कौन करेंगे, आत्मचिंतन कौन करेंगे? वही लोग करेंगे जो लोग खुद पिछड़ चुके हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष की बात हो, चाहे वो मंत्रियों की बात हो, चाहे वो विधायकों की बात हो। तो वो खुद पिछड़ चुके हैं, तो क्या समीक्षा करेंगे, क्या किया जाएगा? वहीं पे
विधायक मंत्री कांग्रेस के ये पहला दौर ऐसा देखने में मिला है जो कार्यकर्ताओं के पीठ पे हाथ नहीं रख रहे हैं। कार्यकर्ताओं को छोटे-छोटे कामों के लिए भी बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे कई वाकयात आनंद शर्मा जी के समक्ष भी आए। तो एक बड़े नेता को रुसवा होकर जाना पड़ा है और जो 11 विधायक थे, वो कुछ नहीं कर पाए। 12 लोग सरकार में बड़े ओहदों पे बैठे हुए कुछ नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस को एक बड़े आत्मचिंतन की ज़रूरत है, क्योंकि कांगड़ा एक बड़ा गढ़ है जो सरकार बनाता है और गँवाता है। और जिस तरह से 2.5% का वोट विधानसभा की तुलना में कम हुआ है कांग्रेस का, वो ज़्यादा ना छिटक जाए आगे के लिए जब भी आगे अगले विधानसभा चुनाव आने हैं, तो उसके लिए बहुत मेहनत की कांग्रेस को ज़रूरत है। आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।